दोस्तों मूवी की शुरुआत होते ही हमें बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अपनी प्रेमी से ये विश मांग रही है कि हे हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी है और उनके कानों में ना बड़े बड़े इयर रिंग्स है। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी इयर रिंग ला कर दोगे ताकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तब मैं ऐसी इयर रिंग पहनूंगी। सच्ची में मुझे वो ना बहुत पसंद है। फिर दोस्तों कहानी में हमें कुछ साल पहले की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर एक एसपी, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के बीच ये बातचीत चल रही है कि कल रात देवराज नाम का एक गैंगस्टर अपनी तीसरी बीबी से मिलने आएगा और कल उसे किसी भी तरह पकड़ना है। इसीलिए एसपी इंस्पेक्टर को ये सलाह देता है कि एक लोकल बंदे को भी साथ में रखना जिसे गांव की हर गली के बारे में पता हो। लेकिन यहाँ कांस्टेबल ये बताता है कि सर किसी लोकल बंदे की क्या जरूरत है जबकि गांव में हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम है और वो हमें इस केस में मदद कर सकता है। लेकिन इस बात के लिए इंस्पेक्टर राजी नहीं होता है। फिर भी एसपी के अनुसार कांस्टेबल सुब्रमण्यम को टीम में शामिल करना ही पड़ता है और प्लान के मुताबिक सभी पुलिस वाले रात को देवराज के घर के सामने पहुंच जाते हैं जहां इंस्पेक्टर पूरी टीम को देवराज के घर में घुसने को बोलता है और कांस्टेबल सुब्रमण्यम को गाड़ी के पास ही खड़े रहने को बोलता है। इधर देवराज को जब पुलिस के बारे में पता चल जाता है तब वो एक प्लान बनाता है और अपनी बीबी को खुद का ड्रेस पहनाकर पुलिस का रास्ता भटकाने को बोलता है और पुलिस भी इस जाल में फंस जाती है और देवराज की बीबी को देवराज समझकर उसका पीछा करने लगते हैं और इधर देवराज मौके का फायदा उठाकर दूसरे गली से भागने की कोशिश में है। तभी सुब्रमण्यम उसे किसी तरह देख लेता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। लेकिन इसमें भी देवराज कांस्टेबल सुब्रमण्यम को चकमा देके वहाँ से भागने लगता है और आखिर में मजबूरी में कांस्टेबल सुब्रमण्यम को गाड़ी में रखे हुए इंस्पेक्टर का गन निकालकर उसे शूट करना पड़ता है और इसमें देवराज घायल हो जाता है और एट द एंड पुलिस उसे पकड़ लेता है। लेकिन अगले दिन सुबह हेडक्वार्टर में सुब्रमण्यम को तारीफ करने की जगह उसे काफी डांट पड़ता है जहाँ सीनियर ऑफिसर उसे ये बोलने लगते हैं कि एक अपराधी की हाथ तोड़ने के चक्कर में तुम यहाँ ट्रांसफर होकर आए हो और अब तुम सीधे गन उठाकर फायरिंग कर दिया। सुब्रमण्यम बताता है सर देवराज कोई महात्मा आदमी नहीं है, वो एक खूनी है और वो 3 लोगों का खून कर चुका है और अभी तक उसके नाम पे 30 केस फाइल किया गया है। लेकिन इसमें सीनियर ऑफिसर सुब्रमण्यम का एक भी बात नहीं सुनते हैं और आखिर में ये बोलने लगते हैं कि अरे भाई रिटायर होने में तुम्हें अभी 10 दिन बाकी है और अब तुम हीरो बनने की चक्कर में हो और इस चक्कर में तुम अपना पेंशन से भी हाथ धो बैठोगे। अब बेचारा सुब्रमण्यम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप उठ के पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सेल्वरासु नाम का एक बंदा रोते हुए अपनी दादी का मिसिंग कंप्लेन लेकर आया है जो 4 दिन से लापता है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले जैसे ही सेल्वरासु के गांव के नाम जान लेते हैं तब वो लोग कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए रोक ठोक मना कर देते हैं क्योंकि पिछली बार जब एक कांस्टेबल पूछताछ के लिए सेल्वरासु के गांव गया था तब गांव वाले उसे काफी पिटाई करने के बाद नंगा करके भगाया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी सेल्वरासु रोते हुए उनके सामने काफी रिक्वेस्ट करता है और अपनी दादी को ढूंढने को बोलता है। लेकिन यहाँ पुलिस कांस्टेबल सेल्वरासु की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे धक्का देके पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है और उसी वक्त हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम यहाँ पहुँच जाता है और सेल्वरासु को रोते हुए देख के पूरी बात पूछता है। सेल्वरासु बताता है सर मेरी दादी का नाम थंगापुनु है जो 4 दिन से लापता है, प्लीज सर मेरी दादी को ढूंढने में मदद कीजिए। और इतने में ही दोस्तों थंगापुनु की 4 लड़कियां भी यहाँ पहुँच जाती है और रोती हुई सुब्रमण्यम को अपनी माँ को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों सुब्रमण्यम उलझन में पड़ जाता है और दूसरी तरफ बाकी पुलिस वाले भी सुब्रमण्यम को उस गाँव में जाने के लिए रोक टोक मना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम ठान लेता है और थंगापुनु को ढूंढने के लिए सेल्वरासु के साथ उसके गांव निकल पड़ता है और बाकी लड़कियों को पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करने को बोलता है। अब जाते वक्त रास्ते में जब सुब्रमण्यम सेल्वरासु से पूछता है आखिर तुम्हारी दादी कहाँ चली गई, किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? और इस उम्र में भी यार 4 लड़कियाँ अपनी माँ को काफी प्यार करती है, मतलब सेल्वरासु वजह कुछ और हो सकता है। अब यहाँ सेल्वरासु बताता है सर ये सब दिखावा है, चारों में से कोई भी दादी को प्यार नहीं करती, असल में इन लोगों की वजह से दादी घर छोड़कर चली गई है। अब यहाँ दोस्तों सेल्वरासु एक एक करके अपनी दादी थंगापुनु के बारे में सब कुछ बताने लगता है। सेल्वरासु बताता है दादी के 7 बच्चे थे लेकिन एक बच्चे गुजर जाने के बाद 4 लड़कियां और 2 बेटे ही बचे और दादाजी भी बहुत जल्द गुजर गए थे और ऐसे में दादी काफी मुश्किलों से अपनी परिवार चलाई। लेकिन एक और बात भी है सर, ये 4 लड़कियां है ना काफी सेल्फिश है, दादी से हमेशा कुछ न कुछ हड़पने की कोशिश करती रहती है। सेल्वरासु ये भी बताता है कि एक बार जब
जब दादी को उनके गाय ने चोट मार दी थी तब बड़ी बुआ आकर दादी की देखभाल करने लगी और कुछ दिन देखभाल करने के बाद बड़ी बुआ उस गाय को भी अपने साथ लेकर गई जिस गाय की दूध बेचकर दादी अपनी घर चला रही थी। सुब्रमण्यम ये सब सुनने के बाद बोलने लगता है, वाह तुम्हारी बड़ी बुआ तो यार बहुत खतरनाक निकली और सेवा करके मेवा लेकर गई। सेल्वरासु बताता है, सर ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरी वाली बुआ इससे भी सातिर चोरनी है। कोल्ड ड्रिंक शॉप खोलने के लिए दादी से 5 लाख रुपया लिया और दादी के नाम पे शराब की दुकान ही खोल दी और इस वजह से दादी शर्मिंदा होकर घर से निकलना ही बंद कर दी थी। इसके बाद सेल्वरासु अपने पापा के बारे में भी बताता है जो अब इस दुनिया में नहीं है और आखिर में सेल्वरासु अपने चाचा पांडी के बारे में बताता है। वो हमेशा नशे में डूबा रहता है और एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी है और इसीलिए पांडी हमेशा अपनी माँ थंगापुनु से झगड़ते रहता है। और एक दिन तो भाई साहब पांडी ने हद ही पार कर दी थी। वो अपनी माँ से जीत करने लगा कि उस लड़की के साथ अगर शादी नहीं करवा तो वो जहर खा के मर जाएगा और पांडी ऐसा ही करता है। शराब में जहर मिला के 2 पेग मार लेता है और फिर से अपने घर की ओर निकल पड़ता है और घर पहुँचते ही जहर के वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ थंगापुनु रोती हुई अपने पड़ोसियों से मदद लेती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करती है। दोस्तों इधर पांडी किसी तरह बच तो जाता है लेकिन पांडी के वजह से गांव में 2 आदमी का मौत हो जाता है क्योंकि बचे हुए शराब को वो 2 आदमी पी लेते हैं इसमें पांडी ने जहर मिलाया था और इसी वजह से गांव में पंचायत बिठाया जाता है इसमें थंगापुनु को काफी कुछ सहना पड़ता है। और थंगापुनु एक ऐसी औरत है किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मरे हुए 2 परिवार को अपने हिस्से की कुछ जमीन उनके नाम कर देती है। और जैसे ही ये बात सेल्वरासु की माँ को पता चल जाती है वो थंगापुनु से लड़ना शुरू कर देती है और ये बोलने लगती है कि आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी इधर उधर कर दी लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, आपका बेटा तो मर गया लेकिन उसके 2 बच्चे हैं ना, कम से कम आप इन बच्चे के बारे में तो सोचिए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद थंगापुनु बिना कुछ सोचे समझे बची हुई जितनी भी प्रॉपर्टी सभी सेल्वरासु के माँ के नाम पर रजिस्टर करवा देती है और अब बचते हैं वो गोल्डन ईयररिंग जो थंगापुनु की कानों में है। दोस्तों अब सेल्वरासु सुब्रमण्यम को ये बताने लगता है कि दादी की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और सभी लोग दादी की देखभाल करने के लिए दादी के पास पहुँच जाते हैं और इसी बीच सभी लोगों की नजर मेरी दादी की वो गोल्डन ईयररिंग पर थी और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी दादी मरे ताकि वो गोल्डन ईयररिंग इन लोगों का हो सके। इसीलिए सर मैं एक दिन रात को अकेले में दादी के पास गया और कहा कि दादी आपने ईयररिंग मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर पैसे ले आऊंगा और आपको अस्पताल ले जाऊंगा। और ये सुन के मेरी दादी भड़क गई और उल्टा मुझे ही मारने लगी और दादी बहुत फुट फुट के रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दादी को कैसे मनाऊं। तभी दादी मुझे उस ईयररिंग के बारे में बताती है कि क्यों दादी के लिए वो इतना खास है। अब दोस्तों कहानी को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ 1981 में थंगापुनु यानी थंगम जब एक जवान लड़की थी वो वीरा नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों भागकर शादी भी कर ली थी। और इसी बीच वीरा थंगम को वो ईयररिंग देता है जहां हमें ये पता चलता है कि ये वो 2 प्रेमी है जिसकी छोटी सी कहानी वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सुना। और इतने में ही दोस्तों थंगम के बड़े भाई अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाता है और वीरा को बड़ी बेरहमी से मारता है और दूसरी तरफ थंगम को भी उसके बड़े भाई इस तरह से मारता है जिसे देख के यार सच में आंखों में आंसू आ गया था। वो लोग थंगम के आंखों के सामने वीरा को मार के एक कुआं के अंदर धकेल देते हैं और आखिर में थंगम को लेके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थंगम जाते जाते वीरा की वो दी हुई ईयररिंग अपने साथ ले जाती है। दोस्तों अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ सुब्रमण्यम ये सब सुन के काफी इमोशनल हो जाता है और सच में यार ये पूरी सीन मेरे लिए भी काफी इमोशनल था। फिर दोस्तों सेल्वरासु और सुब्रमण्यम मिलके पासी के टाउन में थंगापुनु के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वो लोग दिन भर हर एक आदमी से पूछताछ करते हैं फिर भी थंगापुनु के बारे में कुछ भी आता पता तक नहीं मिलता है। रात होते ही सेल्वरासु बताता है कि सर यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, हम चाहे तो उनके यहाँ आज रात रह सकते हैं। लेकिन यह सुब्रमण्यम सेल्वरासु को अकेले वहाँ जाने के लिए बोलता है और खुद रात भर थंगापुनु को ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी रात निकाल देता है। अगले दिन सुबह वो फिर से ढूंढना शुरू करता है और इस बार वो थंगापुनु को एक जगह देख लेता है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता
देखता है तो थंगापुनु कई दिनों से कुछ ना खाने के वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सुब्रमण्यम तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करता है और ये बात जैसे ही सेल्वरासु को पता चलता है वो तुरंत अस्पताल में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो जाती है और थंगापुनु इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों सेल्वरासु अपने दादी के सामने बेहद रोता है और दूसरी तरफ सुब्रमण्यम भी इमोशनल फील करता है। इसके बाद जब वो अपनी दादी की डेड बॉडी को गाँव ले जाने लगता है तब वो कांस्टेबल सुब्रमण्यम को रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उनके साथ गाँव तक आए ताकि सेल्वरासु को कोई ऐसा न समझे कि सेल्वरासु ही अपने दादी को मार दिया। अब सेल्वरासु की मजबूरी को समझते हुए सुब्रमण्यम एम्बुलेंस में बैठ जाता है और दोनों डेड बॉडी को लेकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों पूरा गांव थंगापुनु की मौत से बेहद दुखी होता है क्योंकि गांव में सभी जानते थे कि थंगापुनु ने पूरी जिंदगी में अपनी बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बच्चे उसे कभी खुशी दे ही नहीं पाए और असल में थंगापुनु के बच्चों से ज्यादा गाँव वाले दुखी होते हैं। खैर दोस्तों कहानी अब अलग मोड़ लेती है और थंगापुनु की सभी बच्चे उस ईयर रिंग को हड़पने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन सुबह अंतिम विदाई होने से पहले सभी लोग देखते हैं कि कानों में वो ईयर रिंग नहीं है और ये देख के सभी बहनें एक दूसरे से इल्जाम लगाते हुए झगड़ने लगती है और सुब्रमण्यम यहाँ सभी को रोकने की कोशिश करता है। जहाँ गाँव का सरपंच सुब्रमण्यम को रोक टोक मना करके गाँव से बाहर जाने को बोलता है, लेकिन तभी वहाँ सेल्वरासु की चाचा पांडी आ जाता है और सभी को मारने लगता है। वो सुब्रमण्यम को ये बोलता है कि जब तक मेरी माँ की ईयर रिंग नहीं मिल जाती तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तुम एक पुलिस वाला हो, तुम चोर को ढूंढो जिसने मेरी माँ की ईयर रिंग चुराई और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा भाई कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह मजबूरन सुब्रमण्यम को इस गांव में रुकना पड़ता है, इसीलिए वो तुरंत पूछताछ शुरू कर देता है। पूछताछ के दौरान एक बूढ़ी औरत सुब्रमण्यम को बताती है गाँव में एक मेंढक मुंह जैसा आदमी है, उसने ही शायद ये ईयर रिंग चुराया होगा। सुब्रमण्यम पूछता है कौन है ये मेंढक मुंह जैसा आदमी? वो औरत बताती है वो आदमी बहुत ही खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक उसका काली जुबान है। वो जिस किसी को भी श्राप देता है वो तुरंत सच हो जाता है। सुब्रमण्यम के कहने पर गांव वाले उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमी गुस्से में आकर सबके सामने ये बड़बड़ाने लगता है कि किसने मुझ पर इल्जाम लगाया। मानता हूँ कि मैं जिंदगी में बहुत चोरियां की है, लेकिन दादी जैसी औरत के साथ मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। इतने में ही पांडी भड़क जाता है और ये बोलता है कि तू ही सबसे बड़ा चोर है, तूने ही मेरी माँ की ईयर रिंग चुराई है, सच सच बता नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। इसी बीच दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है जिसमें पांडी उस मेंढक मुंह जैसा आदमी का जीभ काट देता है। खैर अब गांव की मुखिया सुब्रमण्यम से कहता है आप थंगापुनु की छोटी बेटी से पूछताछ करके देखो, क्योंकि कल रात कुछ गांव वाले पति पत्नी को ईयर रिंग के बारे में बात करते हुए सुने हैं। दूसरी तरफ वो छोटी बेटी अपने पति को कॉल लगा रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका पति ने वो ईयर रिंग चुरा के भाग तो नहीं गया, इसीलिए वो इसे कॉल किए जा रही होती, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा होता, जिससे उसका शक और भी बढ़ जाती है और कुछ हद तक हम भी सोचने लगते हैं कि शायद उसने ही चुराया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पति को किसी ने हाथ पैर बांध के गड्ढे में गिरा दिया है, कहां से वो चाहते हुए भी नहीं निकल सकता और इसीलिए वो अपनी पत्नी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब बाकी बहन छोटी वाली से पूछने लगती है कि क्या तुमने ऐसा किया है? छोटी वाली कहती है कि मैं अपनी बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसी बीच सभी बहन एक दूसरे से इल्जाम लगाते हुए फिर से झगड़ने लगती है। और इसी बीच दोस्तों सेल्वरासु भी अपने माँ को एक कोने में ले जाता है और उसे पूछता है कि कहीं आपने तो दादी की ईयर रिंग नहीं चुराई। ये सुन के उसकी माँ सीधे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ के बारे में ऐसा सोचने की, जाओ बाहर जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों इस तरह कांस्टेबल सुब्रमण्यम उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने चुराया होगा वो ईयर रिंग। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ एक LIC एजेंट आता है जो थंगापुनु की फैमिली को बताता है कि थंगापुनु ने कई साल पहले अपने और अपने पोते सेल्वरासु के नाम पे 2 पॉलिसी करवाई थी और अब वो कंप्लीट हो चुका है। और 4 दिन पहले थंगापुनु ने बताया था कि उनकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है और अगर इसी बीच कुछ हो जाए तो सारा पैसा उनके घर वाले को दे दे। दोस्तों ये सुन के थंगापुनु की सभी बेटियां और पांडी काफी खुश हो जाते हैं और बड़ी वाली पूछती है सर कितना पैसा मिलेगा? वो बताता है टोटल 15 लाख। अब 15 लाख सुनते ही सभी बहनें झगड़ा बंद
करके काफी खुश हो जाते हैं और मन ही मन पैसों का बंटवारा करने लगते हैं। बड़ी बहन कहती है हम बहन आपस में 10 लाख रुपया बांट लेंगे और पांडी को 5 लाख रुपया देंगे ताकि उसकी शादी भी हो जाए। और इस बात पे पांडी मान भी जाता है और देखते ही देखते वहाँ का माहौल पूरा चेंज हो जाता है। तभी गाँव की मुखिया पूछता है लेकिन वो ईयररिंग कहाँ गया, उसे किसने चुराया। अब ये बात सुन के एक बुजुर्ग आदमी कहता है अब तुम चुप रहो, जब थंगा पुनू की औलाद इस बारे में भूल गई है तो तुम क्यों परेशान खड़ी कर रहे हो। फिर दोस्तों इसके बाद सभी लोग थंगा पुनू की अंतिम क्रिया खत्म करते हैं और सभी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुब्रमण्यम अभी भी वहाँ खड़ा है और वो रो रहा है और उसके पास वो ईयररिंग है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है फिल्म की एक ऐसी क्लाइमैक्स जिसे देख के सच में यार मैं काफी इमोशनल हो गया था। दोस्तों अब कहानी को हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब सुब्रमण्यम को थंगा पुनू बस स्टॉप पर मिली थी उसके बाद सुब्रमण्यम थंगा पुनू को बस स्टॉप पर काफी डांटता है और ये बोलने लगता है कि अगर आपकी औलादे आपको इतनी दुख दे रही थी तो आप अपने पोते के साथ रह सकती थी, वो अच्छा लड़का है और वो आपका फिक्र करता है। ये सुनने के बाद थंगा पुनू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बाद में बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी सुब्रमण्यम बोलता है अरे थंगा मेरी बात तो सुनो। अब ये बात सुन के थंगा पुनू तुरंत पीछे मुड़ के देखती है और जब सुब्रमण्यम का हाथ चेक करती है जिसमें उसका पूरा नाम लिखा होता है वीरा सुब्रमण्यम, थंगम समझ जाती है कि ये कोई और नहीं उसका वीरा ही है। फिर थंगम वीरा के सामने बहुत रोने लगती है और ये कहने लगती है कि अगर तुम जिंदा थे तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं। वीरा बताता है जब तुम्हारे भाई ने मुझे मार के कुएं के अंदर फेंक दिया था तब मैं नीचे गिरते गिरते रस्सी में अटक गया। सुबह गाँव वालों को जब ये बात पता चला उन्होंने मुझे बचाया और ठीक किया। ठीक होने के बाद जब मैं वापस आया तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी, इसीलिए मैं वापस गांव लौट गया और वहाँ पढ़ाई की और पुलिस को ज्वाइन कर लिया। इसी बीच में तुम्हारे बारे में काफी सोचता रहा लेकिन मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। और तुम्हारे पोते ने जब ईयररिंग के बारे में बताया तभी मैं समझ गया था कि तुम ही मेरी थंगम हो और मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया और अब जाकर तुम मुझे मिली। ये सुन के थंगम काफी इमोशनल हो जाती है और वीरा से उसके बीबी के बारे में पूछती है। वीरा बताता है कि उसने कभी शादी ही नहीं की क्योंकि उसका मन और किसी को चाहा ही नहीं। ये सब कुछ सुन के थंगम और रोने लगती और 4 दिन से कुछ ना खाने की वजह से वहाँ बेहोश होके नीचे गिर जाती है। अब वीरा उसको अस्पताल ले जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब वीरा को रोना तो बहुत आता है लेकिन सिल्वर आंसू के वजह से वो रो भी नहीं पाता है। अब गाँव में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी और उसके पति उस ईयररिंग को हड़पने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए वीरा उसके पति को गड्ढे में डालकर खुद वो ईयररिंग ले लेता है। फिर दोस्तों कहानी को अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ वीरा अब भी रोए जा रहा है और आखिर में उस ईयररिंग को थंगम को समर्पित कर देता है क्योंकि थंगम उसे मरते दम तक अपने पास रखना चाहती। सो दोस्तों ये थी साल 2023 में रिलीज हुई थदंती फिल्म की कहानी। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को जरूर एंजॉय किए होंगे।